हाय बच्चों, कैसे हो। तो लेक्चर 3 में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़े थे। आज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस को लिक्विड में घुलाएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। आप जानते हो गैस कैन डिजॉल्व इन लिक्विड। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है मछली। एक्वस एनिमल जानते हो, एक्वस एनिमल। आप फिश का एग्जांपल लीजिए, इसी से आप समझ जाइएगा। फिश क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेता है। कहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन कंटेंट व्हिच इज डिजॉल्व इन वाटर, उसको गिल्स के थ्रू लेता है। इसका मतलब है लिक्विड में गैस घुलता है। सबसे सिंपल एग्जांपल है समझाने का कि गैस कैन डिजॉल्व इन लिक्विड। अब इसे आप जानते हो। तो देखिए, एक बोर्ड पर हम लोग डिफिनीशन लिखे हैं कि जैसे अब सॉलिड में क्या देखते थे, 100 ग्राम सॉल्वेंट में अब जितना अमाउंट सॉलिड का घुलाते थे एट गिवन टेम्परेचर में, कितना घुलाते थे ताकि वो सॉल्वेंट घुलाने के बाद सॉलिड घुलाइएगा तो वो सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कितना तक घुलाना है, तब तक घुलाना है जब तक कि वो 100 ग्राम सॉल्वेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना हो जाए। जितना ग्राम घुला देते थे वो उस सॉलिड, उस सॉल्यूशन का, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी कहलाता था। आज क्या कर रहे हैं कि हम लोग यूनिट वॉल्यूम, है ना, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर आप लिक्विड ले लिए और उसमें आप गैस घुला रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब ml which is dissolved in a unit volume of liquid to make that solution saturated। सेम टू सेम वैसे ही है एट गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पर किसी लिक्विड में आप गैस को तब तक घुलाइए जब तक कि वो गैस उस लिक्विड में घुलना बंद ना हो जाए। बंद ना हो जाए मतलब वो सॉल्यूशन, वो लिक्विड, अब जो आप गैस घुला देंगे तो वो अब लिक्विड क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट में कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एट गिवन टेम्परेचर्स पर वो उतना घुलाएंगे ताकि वो सैचुरेटेड हो जाए। सैचुरेटेड हो जाए मतलब अब उसमें गैस ना घुले। फिर से सुन लीजिए, किसी यूनिट वॉल्यूम लिक्विड में, यूनिट वॉल्यूम आप 1 लीटर ले सकते हैं, उसमें आप किसी गैस को किसमें, ml में घुलाइए एट गिवन टेम्परेचर में, ताकि उसमें वो गैस घुलना बंद हो जाए। बंद हो जाए मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए, ठीक है। तो जितना वो घुल जाएगा एट गिवन टेम्परेचर में वो उस लिक्विड का सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। और तो इस डेफिनेशन को जैसे हम बोर्ड पर लिखे हैं, द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब व्हिच कैन डिजॉल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू मेक इट सैचुरेटेड एट गिवन टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन को एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। लेकिन यदि आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को आप मोलारिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हम लोग सॉल्युबिलिटी को मेनली मोल फ्रैक्शन में बताएंगे। तो चलिए आगे हम इस पर डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो निश्चित रूप से कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा। पहला तो नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तीसरा प्रेशर पर, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉपी कीजिए। तो पहला फैक्टर है मेरा नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब सिंपल सा बात है कि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। आप उसी से दोस्ती करते हैं जैसा आप होते हैं। नहीं, पढ़ने वाला से, ना पढ़ने वाला से, खूब हंसने वाला से, और थोड़ा सीरियस रहने वाला सीरियस वाला से दोस्ती करता है। वही बात यहाँ है। वो गैस जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर जनरली लेस लिक्विफाइबल होता है। जान लीजिए, जो नॉन पोलर गैस होता है वो थोड़ा लिक्विड में, गैस को यदि लिक्विफाइड कीजिएगा तो वो थोड़ा कम इजीली लिक्विफाइड नहीं होता है। खैर छोड़िए, वो आप स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े हुइएगा। तो नॉन पोलर गैस जो होता है जैसे N2 H2 etc, वो मोर सॉल्युबल होता है नॉन पोलर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और जो पोलर होता है, पोलर गैस जो होता है जैसे HCl SiO2 NH3 है, वो पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। आप जानते हो, इस पर ज़्यादा समय बचा के काम करना। चलिए, टेम्परेचर में आप जानते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है वो
एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, यानी किसी गैस को आप सॉल्वेंट में घुलाएंगे तो उसमें हीट रिलीज करता है। ठीक है, तो हीट रिलीज करता मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपको पता है कि उसको आप तेजी से कराना है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप जानते हो, थर्मोडायनामिक्स पढ़े हुए, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, हीट निकालता रहता है। तो यदि कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें हीट निकाल रहा है, ठीक है, हीट निकालना मतलब वो टेम्परेचर कमाना चाह रहा है, तो अब इस रिएक्शन को चाहते हैं कि और तेजी से हो, तो आपको क्या करना होगा, उसको बाहर से आप टेम्परेचर दीजिएगा कि इसका टेम्परेचर आप घटाने का कोशिश कीजिएगा। निश्चित रूप से इसको आप घटाइएगा तो इसको अच्छा लगेगा, तो वो रिएक्शन तेजी से होगा। आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, यानी एक्सोथर्मिक कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन को आप तेजी से कराना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर आप घटाइएगा तो वो और होगा तेजी से। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये एक्सोथर्मिक है, तो निश्चित रूप से जितना ही आप टेम्परेचर घटाइएगा उतना ही वो गैस लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होगा। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विथ राइजिंग टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज, यानी टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, और टेम्परेचर घटाइएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। फिर भी क्लैसियस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इसको आप क्या रिलेशन है मैथमेटिकली आप निकालना चाहते हैं, वैसे इस पर न्यूमेरिकल यहाँ नहीं बनाना है कि क्लैपेरॉन साहब ने इक्वेशन हम लोग को दिया कि आप कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमेशा ये टेम्परेचर जो T1 जो होगा T2 जो होगा, हमेशा T2 से बड़ा करके आप रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, C1 C2 क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी कंसंट्रेशन है गैस का लिक्विड में एट टेम्परेचर T1 एंड T2। मान लीजिए कि T1 पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, T2 पर आपका कंसंट्रेशन निकालना है, निकाल लीजिएगा, जबकि कब है, जब आपको डेल्टा H का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के सहायता से आप निकाल सकते हैं। दिन आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस इक्वेशन में R भी होता है। ठीक है, R क्या है, आपका गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट जानते हैं, तो इसमें R छूट गया था तो R हो गया। तो आप इसको इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलिए, तो हाँ मेरे बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देखिए, प्रेशर का किसी गैस के सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हेनरी सैम ने बहुत अच्छा से समझाए थे। तो चलिए हेनरी सैम क्या कहे थे जरा देखते हैं। देखिए हुजूर, ये मेरा एक भेसल है, इसमें देखिए ये भेसल है और यहाँ देखिए, यहाँ हम वाटर लिए हुए, कोई लिक्विड लिए हैं, ठीक है, ये लिक्विड लिए, और इसमें गैस लिए, यहाँ ऊपर देखिए गैस, यहाँ दो गैस ए और बी लिए हैं, यहाँ क्या है, वाटर है। तो हेनरी सैम कहते हैं कि देखिए ये अलग अलग गैस है तो इसका प्रेशर होगा, ये ए का एक अपना प्रेशर होगा, बी का एक अपना प्रेशर होगा। तो कहता है जिस गैस का प्रेशर जितना अधिक होगा वो उतना ही इसमें ज़्यादा डिजॉल्व होगा। जितना ही इसका प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही ये डिजॉल्व ज़्यादा होगा, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या बोले एक बार बोलिए, द गैस जिसका पार्शियल प्रेशर यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट विच इट्स डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। यानी जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उस गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, और सॉल्युबिलिटी को हम किस में ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में। तो यही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस में ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। जिस गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, x मतलब इसका मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। यदि हम इसको हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, KH इंटू एक्स। एक चीज देखिए सर, यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू KH इंटू P,
लेकिन क्यों ऐसा नहीं करते हैं वो भी है ना। केएच जो है केएच के कारण ऐसा करते हैं कि सॉल्युबिलिटी, यहाँ केएच इस जगह लगाने से क्या होता है, चूंकि हम लोग देखेंगे कि केएच के वैल्यू से एक्स का क्या होता है, यानी सॉल्युबिलिटी का एक रिलेशन है। इस रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए हमने हेनरी कांस्टेंट किधर दिया है, एक्स के बगल में दिया है, यानी सॉल्युबिलिटी के बगल में दिया है। तो चलिए ये हो गया। तो देखिए ये क्या है, ये पी क्या है, प्रेशर है, एक्स क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो हमारा यहाँ एग्जाम्पल में 2 गैस था, तो यहाँ क्या हो गया, पी ए इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू के एच इंटू एक्स बी। जहाँ भाई साहब बताइए पी ए मेरा क्या है, पी ए क्या है, या पी, ये इस पर हम बैठाए थे अपने एग्जाम्पल में, पी क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज मतलब ऊपर में जो था, वेपर में था, ठीक है। पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी क्या था हमारा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इन वेपर फेज, वेपर फेज। हमने यहाँ 2 गैस लिया है ए और बी, इसलिए पी एंड पी बी हो गया। एक्स और एक्स ए एंड एक्स बी क्या था, सॉल्युबिलिटी था किसका, गैस का। एक्स ए किसका है, ए का सॉल्युबिलिटी है, एक्स बी किसका है, बी का सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी को हम लोग यहाँ किस में बता रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा मतलब उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन तो है जानते ही हैं, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। चलिए समझ गया। तो ये हमारा मेन हुआ, उसको हमारे एग्जांपल में चूंकि 2 कंपोनेंट लिए थे तो इस पर हम लोग बैठा दिए, जहाँ पी मेरा क्या है, पार्शियल प्रेशर है, एक्स का मोल फ्रैक्शन है। और इसी डिफिनीशन को यहाँ हम लिख सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर। उसी बात की डेफिनेशन दी। तो यहाँ के एच को हम लोग क्या कहते हैं, के एच को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। साइंटिस्ट हम अपने नाम पर रख लिए, ठीक है। तो आप लोग भी खोजिएगा तो कुछ अपने नाम पर रख लीजिएगा, इसमें क्या लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए आप के एच के बारे में जानते हैं कि के एच क्या है, ठीक है। तो के एच के बारे में जानिए कि के एच जो होता है इसका यूनिट जो है प्रेशर के यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। जो प्रेशर होता है उसके बराबर होता है, जैसे यहाँ हम लिखे हैं टोल किलोपास्कल होता है। इसमें के एच के बारे में आपको जानना क्या है, के एच के बारे में क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनता है, उस पर ध्यान रखिएगा। के एच का वैल्यू जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। इसको कॉपी कीजिए, हम मिटाते हैं। हम बोल रहे हैं कि एच का वैल्यू जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। वाह, के एच का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। हम जानते हैं P इक्वल टू के एच इंटू एक्स था। वो 2 के लिए हम पी ए और पी बी कर देते थे, एक्स ए एक्स बी, लेकिन मेरा मेन तो यही है। तो यहाँ देखिए के एच इक्वल टू क्या हो गया, P बाई एक्स। ये मेरा हेनरी कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट है। ये मोल फ्रैक्शन है, लेकिन क्या है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, के एच का वैल्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ता है। तो ई घटता है, सिंपल सा बात। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो ये रिलेशन है सर, आप पोच करके पीछे पीछे करके समझ सकते हैं। तो देखिए सॉल्युबिलिटी ये लिखा हुआ है क्या, के एच इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन, हाँ सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, यही जो समझाएं उसे लिखा हुआ है। एक चीज याद रखिए कि के एच का वैल्यू, के एच का वैल्यू
किसी गिवन गैस का किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होता है, ये भी ध्यान में रखना है। केज का वैल्यू किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होता है और उसी गैस का यदि टेम्परेचर वैरी कर दीजिएगा तो भाई साहब केज भी वैरी कर जाएगा। इतना ही नहीं, उस गैस का उसी टेम्परेचर पर जिस सॉल्वेंट में आप घुला रहे थे वो सॉल्वेंट बदल दीजिएगा तो भी बदल जाएगा। यानी KH का वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड इट आल्सो वैरी इन डिफरेंट सॉल्वेंट टू। तो चलिए लिखिए, हम आगे बताते हैं। तो चलिए हम अपनी बात को यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। क्या बोले थे कि कोई पार्टिकुलर गैस का केज का वैल्यू, कोई पार्टिकुलर गैस के केज का वैल्यू टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, इवन सेम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बदल देंगे तो बदल जाएगा। चलिए देखिए, जैसे हमने KH का वैल्यू N2 गैस का डिफरेंट टेम्परेचर पर निकालना है, डिफरेंट टेम्परेचर इन सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट, हाँ सेम सॉल्वेंट यानी वाटर हम लिए थे, ठीक है। N2 गैस का KH का वैल्यू वाटर में एट डिफरेंट टेम्परेचर पर निकाल ले। देखिए यहाँ क्या है, N2 गैस का इतना टेम्परेचर पर KH इतना है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, N2 गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो KH का वैल्यू बढ़ रहा है, जबकि हमारा सेम सॉल्वेंट में N2 गैस का सेम सॉल्वेंट वाटर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो KH का वैल्यू बढ़ रहा है। आप ये वैल्यू मत याद करने जाइएगा, ये वैल्यू सभी याद करें, समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वैल्यू मत याद कीजिएगा, वैल्यू से क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए समझ जाइए। हाँ, फिर वैल्यू ऑफ KH H2 गैस का, H2 गैस का हम लोग सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट सॉल्वेंट में दिखला रहे हैं। H2 गैस का सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट सॉल्वेंट में देखिए, H2 गैस का डिफरेंट सॉल्वेंट में सेम टेम्परेचर पर, जब H2 गैस का वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो ये हो गया, जब बेंजीन में घुराते हैं तो ये हो गया, सेम टेम्परेचर पर। तो ये वैल्यू उसके नेचर पर डिपेंड करता है, किसके, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, क्या देखें कि KH का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH का वैल्यू बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी घटता है, ये जानिए। KH का वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है, KH का वैल्यू सेम गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होगा, KH का वैल्यू सेम गैस के लिए सेम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बदल देंगे तो अलग होगा। तो इसको याद रखिएगा, इस पर से क्वेश्चन बन सकता है। अगेन हेनरी लॉ जो है वो लिमिटेशन भी है, ये लॉ कब अप्लीकेबल नहीं होगा, जब गैस, जब कंडीशन क्या हो, वेरी लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो, तो उस केस में ये लॉ फॉलो नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा कहता है यदि जिस गैस को आप लिक्विड में डिजॉल्व करा रहे हैं वो अंडरगो डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आयन में टूट जाए या दो मोलेकुल अपने आप से जुट करके एसोसिएट कर जाए तो उस समय भी ये गड़बड़ा जाएगा। और तीसरा, जिस गैस को आप सॉल्वेंट में डाल रहे हैं वो केमिकली रिएक्ट करने लगे, किससे, लिक्विड से रिएक्ट करने लगे, तो उस समय भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा जो हम यहाँ लिखे हैं। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इट नॉट अप्लीकेबल फॉर गैस अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और इट नॉट अप्लीकेबल व्हेन वर गैस केमिकली रिएक्ट विथ किससे, लिक्विड से। तो चलिए कॉपी कीजिए। तो हाँ, तो अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हेनरी लॉ का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, इसका कहाँ कहाँ यूज किया गया है या यूज होता है। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं, पहला यूज तो है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक आप कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, तो उसका बोतल जो बनाया गया है उसमें ऑलरेडी हेनरी लॉ अप्लाइड है। कैसे अप्लाइड है थोड़ा समझिए। ये सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल यदि आप देखते हैं, यहाँ ऐसे इसको बना दीजिए, ये ढक्कन से, यहाँ ढक्कन लगा रहता है, देखिएगा इस सॉफ्ट ड्रिंक इतना भाग खाली रहता है, यही तक भरा रहता है। क्या कि कोका कोला पेप्सी जो आप पीते हैं, कोका कोला पेप्सी पीते हैं ना, कितना सर उठा के पियो, नहीं सर झुका के पियो, पीता है ना, डर के आगे जीत है। कौन है डर के आगे जीत है? एक वो होता है सॉफ्ट ड्रिंक, पियो तो सर उठा के पियो, ये भी एक सॉफ्ट ड्रिंक होता है, बहुत सारा है, जानते हैं। तो
ये बोतल है, इसमें देखिएगा ऊपर भाग खाली रहता है, खाली रहता है। ये जो खाली वाला जो होता है इसमें एयर भरा रहता है, ये एयर का मतलब ये CO2 यहाँ भरा रहता है नहीं। तो अब आप जो क्या किया रहता है कि इस नॉर्मल कंडीशन में इसमें इस बोतल में जितना CO2 डिजॉल्व हो सकता है उससे कई गुना CO2 को हाई प्रेशर पर इसमें डिजॉल्व करा करके आइए बर्तन को क्या कर उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है, बंद किया जाता है या किया रहता है। और जो CO2 इसमें डिजॉल्व हो गया है उसको डिजॉल्व रहने दिया जाए, इसके लिए यानी वो डिजॉल्व रहे इसके लिए यहाँ खाली जगह पर देखिए, यहाँ जो खाली जगह है ये खाली जगह में क्या भरा रहता है, CO2 भरा रहता है। ठीक है, ये ऑलरेडी रहता है। अब आप क्या करते हैं, जो आप ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो कंप्रेस्ड CO2 जो रहता है अचानक जो ढक्कन खोलते हैं निकलता है, जिससे पुप साउंड क्रिएट होता है ना, पुप क्रिएट होता है। तो वो क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि इस डिजॉल्व CO2 को, ये जो CO2 इसके अंदर डिजॉल्व है उसको डिजॉल्व रखने के लिए यहाँ इस स्पेस में स्पेस के हिसाब से ज़्यादा CO2 को रखा जाता है। जो आप ढक्कन खोलते हैं तो वो कंप्रेस्ड CO2 अचानक निकलता है जिसके कारण पॉप साउंड क्रिएट होता है। अब कभी कभी आप क्या करते हैं कि इस ढक्कन को बंद किए हुए या फिर आप खोल करके ऐसे एजिटेट करते हैं, ऐसे करते हैं तो देखते निकलने लगता है। क्यों, जो आप एजिटेट करते हैं तो इसमें जो डिजॉल्व CO2 है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो इसके कारण से वो क्या करेगा, प्रेशर बढ़ा देता है। प्रेशर करेगा तो अपने साथ वो लिक्विड को भी लेकर के ऐसा करता है नहीं। तो आप कभी कभी ट्राई कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसका ढक्कन खोलिएगा, ऐसे उसको मुंह पकड़िएगा, ऐसे हिलाइएगा, ऐसे मुंह में लगाइएगा। इससे एक फायदा क्या होगा, आपको पीने में जो कष्ट होता है नहीं होगा, वो अपने आप चला जाएगा। तो एक ये हो गया। दूसरा है फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स का फंक्शन आप बायोलॉजी वाले बड़े अच्छा ढंग से जानते होंगे। लंग्स का फोटो तो हम बनाएंगे नहीं, बना सकते हैं लेकिन अब थोड़ा समय भी तो वीडियो का टाइम भी देख करके बनाना। तो देखिए लंग्स में होता क्या है, मान लीजिए हाँ यही लंग्स है, ये चलो ये लंग्स है, हाँ ये आदमी है, चलो आदमी बन जाओ। हाँ ये देखिए ये लंग्स में यहाँ देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ इस लंग्स में O2 ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है नहीं। अब यहाँ जो ब्लड जब पहुँचता है, यहाँ जब ब्लड पहुँचता है तो वो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण O2 इसमें डिजॉल्व हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा O2 इसमें डिजॉल्व हो जाता है। और यही वेसल जब कहाँ जाता है, टिश्यू के नज़दीक जाता है, यही ब्लड वेसल जब टिश्यू के नज़दीक जाता है तो वहाँ CO2 ज़्यादा रहता है नहीं, CO2 ज़्यादा रहता है, क्या होता है CO2 घुल जाता है और ऑक्सीजन को कहता है तुम निकल जाओ इस ढंग से। ठीक है, तो लंग्स में लंग्स के नज़दीक ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा O2 क्यों डिजॉल्व करता है, क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है तो O2 ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में डिजॉल्व होता है। और वही ब्लड जब टिश्यू के नज़दीक जाता है तो वहाँ CO2 का प्रेशर ज़्यादा रहता है, जानते ही हैं, तो वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होगा। और यहाँ O2 का कंसंट्रेशन टिश्यू के नज़दीक कम रहता है तो O2 नीचे उतर जाता है। इसके कारण से देखिए CO2 ब्लड में पहुँच गया और O2 टिश्यू में पहुँच गया, तो ये चलता रहता है। तो ये हो गया हाई एल्टीट्यूड में आप जाएंगे तो आप जानते हैं पहाड़ पर जब आप जाइएगा, पहाड़ पर जो आप चढ़िएगा ऐसे ऐसे चढ़ के ऊपर आ जाइएगा, यहाँ झंडा फहराइएगा है ना। तो यहाँ जब झंडा फहराने आप आए, भारत माता की जय जब करने आते हैं यहाँ, तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जब चढ़ाई पर करते हैं तो यहाँ प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, प्रेशर यहाँ घट जाता है। तो यहाँ आप खड़ा होकर के जब झंडा फहराते हैं तो यहाँ जब प्रेशर आपका कम जाएगा, तो प्रेशर कम जाएगा तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम डिजॉल्व होगा, ब्लड में नहीं, ऑक्सीजन आपको कम मिलेगा। तो कम मिलेगा तो ब्लड को भी कम मिलेगा नहीं, ब्लड को कम मिलेगा तो ब्रेन को भी कम मिलेगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, एक अचानक ब्रेन को या ब्लड को ऑक्सीजन कम मिलने से आपको वहाँ अनकॉन्शसनेस फील होगा, आप लगेगा कि हम थोड़ा कोई चीज़ भूल रहे हैं, थोड़ा हेडेक महसूस होगा, लगेगा कि थक गए। तो ऐसा भी होता है। तो ये जो होता है ये भी हेनरी लॉ पर है। क्यों हेनरी लॉ पर, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में O2 का प्रेशर कम है तो कम डिजॉल्व होता है नहीं, तो जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होता है, आप तो जानते हैं। स्कूबा डाइवर कहते हैं जो डीप सी डाइवर होता है, यानी जो समुद्र में
जाता है, वो सब लेकर के पिट्ठी पर कंप्रेस्ड एयर लेकर के जाता है। तो जब वो समुद्र में गया, समुद्र में तो बड़का बनाना होगा ना ऐसे, ये समुद्र में यहाँ गया डुबकी लगाने, चलो लगाओ डुबकी। मान लीजिए आप यहाँ डुबकी लगाए, डुबकी लगाने की पिट्ठी पर आप सिलेंडर डाले हुए, तो आप जानते हैं यहाँ समुद्र डीप सी में क्या होता है, समुद्र के अंदर क्या होता है, प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? पहाड़ पर तो प्रेशर घट जाता है और समुद्र के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर भाई साहब बढ़ जाएगा तो जो आप सिलेंडर में ऑक्सीजन का कंप्रेस्ड एयर आप मिक्सचर के रूप में लिए हुए हैं, जिसमें एयर में क्या सबसे ज़्यादा N2 है, तो वही आप ले जाते हैं, तो जिसके कारण से आपके ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा N2 गैस डिसॉल्व होने लगता है। डिसॉल्व हो गया, चूँकि प्रेशर ज़्यादा है तो गैस जो कंप्रेस्ड एयर आप ले गए हैं उसमें N2 गैस भी है, O2 गैस भी है, तो O2 तो खैर मेटाबॉलिज्म में आपका यूज हो जाएगा, लेकिन N2 केवल N2 O2 नहीं ले जाइएगा, कम पूरा O2 ले जाएगा तब जानते हैं आगे लग जाएगा। कोई भी आप ऑक्सीजन के को डाइल्यूट करके रखना होता है। आप सोचते हैं कि सर N2 जब प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो केवल ऑक्सीजन काहे नहीं ले जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो O2 के साथ आप N2 भी ले जाते हैं, तो O2 तो यूज हो गया, लेकिन N2 जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्लड में नॉर्मल कंडीशन जो यहाँ जो डिजॉल्व होगा उससे यहाँ कई गुना ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। काहे? प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, N2 भी ज़्यादा, तो ऑक्सीजन तो यूज होगा लेकिन N2 बच जाएगा। और ये आदमी जब बाहर निकल करके रेस्ट करने आएगा तो ये N2 क्या करेगा, अब जो अचानक प्रेशर घटेगा अंदर तो वो अब निकलना चाहेगा, तो ब्लड में वो बबल्स के रूप में निकलने लगेगा। जब ब्लड के रूप में निकलने बबल के रूप में निकलने लगेगा तो एक पेनफुल इफेक्ट होता है, बड़ा बहुत सारा दर्द होता है ना। उस दर्द को बोलते हैं बेंट्स, जिसको डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, तो उस डिकम्प्रेशन सिकनेस को घटाने के लिए आजकल क्या करता है कि उसमें उस कंप्रेस एयर का सिलेंडर में हीलियम मिला दिया जाता है। हीलियम मिलाने से क्या होता है कि हीलियम का सॉल्युबिलिटी कम होता है, तो वो इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी घटा देता है। किसका? कंप्रेस्ड एयर का सॉल्युबिलिटी घटा देता है। तो ये डिकम्प्रेशन जो है, यानी ये जो पेनफुल इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। चलिए कॉपी कीजिए। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम इस पर दिए हैं, इसको देखिए जो हेनरी लॉ पर है। क्या कहता है कि O2 इज बबल, O2 को हम पास कराते हैं वाटर के थ्रू इतना डिग्री 293 टेम्परेचर पर। मानना है कि O2 एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर इतना, हम O2 को पानी से पास कराते हैं, बबल कराते हैं, तो O2 का जो प्रेशर है, जो गैसियस स्टेट में प्रेशर है, वो आपका 0.098 बार है। केएच का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इस कंडीशन में कितना ग्राम O2 घुल जाएगा। देखिए सर, ये हमारा पानी है, इसमें आप ऑक्सीजन को घुला रहे हैं। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0.98 है, यानी ये P है। तो आपको बताना है ये ऑक्सीजन इसमें कितना O2 कितना ग्राम घुलता है, मोल फ्रैक्शन नहीं, कितना ग्राम घुलता है। ठीक है, यही निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल देंगे कितना मोल फ्रैक्शन है, ये निकाल लेंगे, तो कितना ग्राम भी निकाल लेंगे। आसान है, आप जानते हैं। हम ये इसलिए बना देते हैं क्योंकि आपका समय बचे। अब मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने, तो ये सब आसान है सर, आराम से बन सकते हैं। या कैलकुलेशन में फिर हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन में, तो ये ऑफलाइन नहीं ना है। तो ज़रा देखिए क्या कर दिए, प्रेशर मेरा 0 पॉइंट ये है दिया हुआ है, केएच का वैल्यू दिया हुआ है, लिख दिए, ये फार्मूला लगा दिए, ये फार्मूला P O2 का है, PAPB लिखते थे, यहाँ ऑक्सीजन है तो O2 लिख दिए, XAXB लिखते थे, चूँकि ऑक्सीजन का निकालना है एक ही कॉम्पोनेंट, O2 लिख दी। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का P पार्शियल प्रेशर बाई KH, ये कैलकुलेट किए तो मेरा इतना आया। हमको क्या निकालना है, O2 का आपका मोल फ्रैक्शन निकल गया, लेकिन निकालना क्या है, ग्राम में। तो मोल फ्रैक्शन को यदि आप तोड़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन ये नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसका मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल में क्या है, ऑक्सीजन है और वाटर है, दो ही कंपोनेंट है, एक ऑक्सीजन है दूसरा वाटर है। तो चलिए इतना है। तो हम लोग
ये नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का हमको निकालना होगा, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल वाटर का चूंकि पर लीटर में है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, तो गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। चूंकि यहाँ 1 लीटर पर लीटर में हमको निकालना, देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी कितना में निकालना है, पर लीटर सॉल्वेंट में निकालना है। तो 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम गिवन वेट हो गया सॉल्वेंट का। अब बाई 18 कर देंगे, 18 कर देंगे तो 55.5 ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स वाटर का, यहाँ रख दिए। और यहाँ हम क्या करते हैं, चूंकि हमारा नंबर ऑफ मोल्स O2 का निकालना है, दैट्स वाई इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट इसलिए कर देते हैं, मानते हैं कि बहुत कम मात्रा में तभी आपका कैलकुलेशन होगा। चूंकि आपका ये निकालना है तो ये रहेगा, तो आप नहीं निकाल पाइएगा, तो इसको निगलेक्ट कर दिए। निगलेक्ट कर दिए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ के बाद आप देखिए ये है इसमें, इसके बाद देखिए इसी को x यहाँ, तो हम ये निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल से निकाल लिए। यहाँ x, ये x क्या है, मोल फ्रैक्शन, यहाँ सब निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, ये हमारा मोल निकल गया। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल किसका मोल निकल गया, ऑक्सीजन का। तो मोल बराबर क्या, गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट। और चूंकि हमको आंसर मोल में रहता किसका, O2 का, तो मेरा यही आंसर हो जाता है। मोल फ्रैक्शन में सॉल्युबिलिटी पूछता तो मेरा यही आंसर हो जाता है, मोल में पूछता तो ये आंसर हो जाता है। लेकिन मोल में सॉल्युबिलिटी नहीं पूछ रहा है ऑक्सीजन का, ग्राम में पूछ रहा है, इसलिए मोल बराबर गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट। गिवन वेट हमारा निकालना है, मोल चूंकि यहाँ से आप निकाले हैं, और ग्राम मोलिकुलर वेट होता है, कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये हमारा ग्राम पर लीटर में। आप रिवाइज करके देखिएगा, बनाइएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर दिया हुआ है, KH का वैल्यू दिया हुआ है। हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 को पानी में घुला रहे, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 का क्वांटिटी यानी मास निकालिए। यहाँ क्वांटिटी मास ग्राम में निकालना है, इन 500 ऑफ सोडा वाटर। यहां जो सॉल्वेंट दिया है उसका भी अमाउंट दे दिया है 500 ml, जबकि CO2 का प्रेशर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, ये यहां पानी ले लिया है 500 ml, इसमें आप CO2 को डिसॉल्व करा रहे हैं, तो इसका ग्राम क्वांटिटी मतलब वेट पूछ रहा है। जो डिसॉल्व करा रहे हैं उस समय इसका प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर, ये आपका दे रहा है 2.5 atm। ये डिसॉल्व करा रहे हैं उस समय इसका प्रेशर दे रहा है, लेकिन जिस सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करा रहे हैं उसका अमाउंट फिक्स कर दिया है। जनरली लीटर में रहता है, पर लीटर में रहता है, ये आपको 500 ml दे दिए, इसके कारण थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में इसमें CO2 का हाउ मच अमाउंट, मोल फ्रैक्शन में नहीं, उसका वेट, मोल फ्रैक्शन से आप क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं, देन वेट निकालते हैं, तो वो पूछ रहा है। फिर से सुनिए, CO2 गैस को आप 500 ml ऑफ सोडा वाटर में डिसॉल्व करते हैं, CO2 गैस का पार्शियल प्रेशर दे रहा है, तो आपका ये गिवन वेट, हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व इन इट, उसका वेट पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। KH का वैल्यू आप यहाँ से लिख लिए, पार्शियल प्रेशर आपका दे रहा है, ये देखिए पार्शियल प्रेशर CO2 का, ये पार्शियल प्रेशर 2.5 atm है। एटीएम को आप पास्कल में बदल लीजिए, काहे बदल दीजिए, चूंकि KH का वैल्यू आपका पास्कल में है। 1 atm इक्वल टू 101 इतना पास्कल होता है, आप याद होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ये पार्शियल प्रेशर किसमें, पास्कल में आ गया। अब ये फार्मूला आप जानते हैं, ये हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन वैसे कर दिए, हमारा ये क्या चीज निकल गया, ये मोल फ्रैक्शन CO2 का निकल गया। इस वैल्यू को, इसको हम डिवाइड कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा। फिर हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू उसका मोल बाई, ये जानते ही हैं, ये मोल किसका है, वाटर का मोल अभी जस्ट निकाले थे, कहते 55.5, इसमें से इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा किसका, CO2 का इतना, तो ये हमारा CO2 का ये मोल फ्रैक्शन चूंकि ऊपर से आया था, इसको यहाँ रख दीजिएगा, ये हमारा निकल गया मोल, किसका मोल, इसका मोल, CO2 का मोल निकल गया कितना, 1 लीटर में, पर लीटर में मोल निकला। आपको पूछ रहा है 500 में,
तो पर लीटर मतलब 1000 ml में इतना मोल होता है, इसलिए एक में, इसलिए 500 में। तो ये हमारा कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो ये मोल हो गया, ये मोल हो गया किसका, CO2 का। कितना में, 500 ml जो क्वेश्चन में। अब चलिए, चूंकि क्वांटिटी निकालना है यानी वेट निकालना है, तो चूंकि मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। मोल ऊपर से आप यहाँ दिए हुए हैं, गिवन वेट निकालना है, मोलिकुलर वेट CO2 का 44 होता है, जानते ही हैं। तो गिवन वेट मल्टीप्लाई के ये निकल गया। तो क्वांटिटी आपका ये निकल गया कितना, 500 ml। चलिए बनाइए, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर से समझते हैं वेपर का प्रेशर, ठीक है। वेपर का प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है। लेकिन किस समय का प्रेशर, जरा देखिए, यहाँ देखिए हमने इसमें लिक्विड लिया, उसको गर्म करना शुरू कर देंगे, जरा समझिएगा। जब इसको गर्म करना शुरू कर देंगे तो ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक मिनट समझ जाइए, ये मेरा वेसल है, इसमें ये मैनोमीटर हम लोग लगाए हुए हैं, मैनोमीटर, क्लोज्ड इन मैनोमीटर। मैनोमीटर का काम जानते हैं, मैनोमीटर का काम क्या है, प्रेशर मेजर करता है, मेजर प्रेशर। चलिए आप जानते हैं। तो क्या करते हैं, ये कैसे, ठीक है बताते हैं। हाँ, क्या किए, ये मैनोमीटर है, ये बर्तन है, इसको हमको गर्म करना है, ये बर्नर से हम गर्म करेंगे। इसमें लिक्विड लिए हुए, चलिए किसी लिक्विड को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो पहले ये वेपर बनेगा, ये वेपर बनेगा तो ये प्रेशर यहाँ झालेगा नहीं। तो शुरू में ये यहाँ प्रेशर डालेगा तो बड़ी तेजी से नीचे की ओर आएगा। लेकिन कुछ समय के बाद देखेंगे ये वेपराइजेशन जो होगा, इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। कुछ समय के बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे कि ये जो नीचे की ओर आ रहा था, ये रीडिंग पहले बराबर रहता है, लेकिन धीरे धीरे नीचे की ओर जितना ही नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक बात है। तो शुरू में केवल वेपराइजेशन हो रहा था, तो वेपर ज़्यादा बन रहा था, ये प्रेशर डाल रहा था, जिसके कारण तेजी से नीचे आ रहा था, ये नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था। दूसरा केस में क्या हुआ, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वेपर कंडेंस्ड होने लगा, तो ये चेंज इन मैनोमीटर में रीडिंग जो है वो थोड़ा स्लो हो गया था। कुछ समय के बाद देखेंगे कि आप गर्म कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो रीडिंग नीचे की ओर आ रहा था, ये रीडिंग नीचे की ओर आ रहा था, ये जो लेफ्ट लिम्ब है इसमें नीचे की ओर आ रहा था, ये ऊपर के जितना ये नीचे आएगा उतना ऊपर जाएगा, वो रुक गया। कब रुका, जिस समय जितना स्पीड से ये वेपर बन रहा था उतने ही स्पीड से ये वेपर लिक्विड बन रहा था। मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल हो गया था, उस समय हम कहेंगे कि ये वेपर इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में। और उस एट दैट टाइम्स ये वेपर इस पर प्रेशर जब डालता रहता है तो उस समय वेपर का अमाउंट तो नहीं बदल रहा है, तो रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसको आप मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। वो जो प्रेशर होगा इस लिक्विड का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो हम वेपर प्रेशर का डिफिनेशन क्या देंगे, वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के समय जो इस सरफेस पर वह प्रेशर, जितना प्रेशर डालता है वही प्रेशर का मेजरमेंट, वही उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। यानी शुरू में केवल कंडेंसेशन हो रहा था, वेपराइजेशन हो रहा था, कुछ समय के बाद कंडेंसेशन शुरू हो गया। थोड़े देर के बाद जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का वैल्यू बराबर हो गया था, रेट बराबर हो गया था, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और उस समय ये वेपर इस सरफेस पर जो प्रेशर डाल रहा था, जो सरफेस पर प्रेशर डालेगा वही मैनोमीटर पर प्रेशर डालेगा, उसको आप नोट कर लेंगे, वही इसका वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या है, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है व्हेन एट दैट टाइम रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो कौन कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर को
इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है जिस लिक्विड के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा वो ज़्यादा उड़ेगा नहीं। जो लिक्विड का, मान लीजिए दो लिक्विड है, यहाँ देखिए आप ईथर है, आप वाटर है, तो ईथर के मोलिकुल का फोर्स और वाटर मोलिकुल का फोर्स, इसका फोर्स कम होगा तो ये ज़्यादा वेपर बनाएगा, इसका फोर्स ज़्यादा होगा तो कम वेपर बनाएगा, जबकि जब दोनों को सेम टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। तो वही कहता है जिस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, जैसे यहाँ ईथर का कम है तो वो ज़्यादा वेपर बनाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर में। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका है, ईथर का है। सबसे कम किसका है, वाटर का है। सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर ईथर का है किसी खास टेम्परेचर पर। इंडिकेट करता है कि ईथर के मोलिकुल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम है, और वाटर का वेपर प्रेशर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर सबसे कम है। इसका मतलब उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स मोलिकुल के वाटर मोलिकुल का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो चलिए कॉपी कीजिए। तो नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। निश्चित रूप से किसी लिक्विड के केस में, कोई भी गिवन लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ही आप पानी को गर्म करते हैं क्या होगा, भाप ज़्यादा बनता है, प्रेशर ज़्यादा होगा। ये सिंपल सा बात है। फिर भी आप कैलकुलेट यदि करना चाहिए कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, तो क्लैसियस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन है। इस पर कोई न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ नहीं बनाना है, जस्ट आप देखे हैं इसको। तो यहाँ देखिए ये P1 P2 क्या है, P1 एंड P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1 एंड T2। डेल्टा H इंथैल्पी हो गया, इंथैल्पी आर गैस कांस्टेंट है। मतलब T1 टेम्परेचर पर आपको वेपर प्रेशर निकल गया, तो T2 पर कितना है आप निकाल सकते हैं। डेल्टा H का वैल्यू दिया रहे, आर का वैल्यू दिया रहे, तो इस पर आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड।